Am I audible to all of you? और स्क्रीन विजिबल है सभी को? हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया मैं। चलिए, Yes, possible. ओके ओके। पहली क्लास ले रहे हैं आप, पहले नहीं थे तो आप, है ना? तो आपने पीछे वाली क्लासेस को वॉच की, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पीछे वाली क्लासेस से रिलेट करेगा ये हम लोगों का जो सेशन है ना? तो चलिए देखते हैं और क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने क्लास पिछली वाली क्लास में जो है कहां तक कर लिया था, तो इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी तक कंप्लीट कर लिया था। आई थिंक किसी को राइट टू इक्वलिटी तक टू नहीं होगा। अगर लाइक आस्क इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, देन वी विल प्रोसीड विद फर्दर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, चलो देखिएगा जरा। तो पिछली बार हमने फंडामेंटल राइट्स आपके 12 से लेके 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने हैं, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 19 से आते हैं। तो यहां पे आपका क्या दिया हुआ है? आपको फ्रीडम दिया हुआ है। जो ये आर्टिकल 19 से शुरू होते हैं, ये है राइट टू फ्रीडम। ये आपका क्या है? तो आपको याद रखना है, राइट टू फ्रीडम हमें कहां से कहां दिया हुआ है। तो ये हमें हमारे आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 24 तक क्या दिया हो, 22 तक हमें क्या दिया हुआ है? राइट टू फ्रीडम हमें अवेल किया गया है। ठीक है, देखिएगा राइट टू फ्रीडम है पहले आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 की यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 19 में हमें बोला गया है कि आपके पास फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। किसका फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप कोई स्पीच दे सकते हो एंड एक्सप्रेशन को, आप जो थॉट्स रखते हो उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसे ही बोला गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अगर बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो यहां पे एक आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो ये आता है कि जो आर्टिकल नंबर 19 है, इसके अंदर आपके 6 आपको और राइट्स दिए गए हैं। इसी के अंदर 6 राइट्स और अवेलेबल हैं। तो वो 6 राइट्स क्या अवेलेबल हैं, ये देखिएगा। तो पहले तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। इसमें 6 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, 19 के फर्स्ट पार्ट की, तो इसमें दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19, इसी में हमें और भी आर्टिकल और भी इसमें सब पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जो हम बोलेंगे वो क्या अपने अकेले में बोलेंगे? किसी के सामने बोलना है हमें, हमें अपने स्पीच को किसी के सामने देना है। तो हमें यहां पे फ्रीडम दूसरी तरह का इसमें भी दिया गया है, फ्रीडम टू फॉर्म मीटिंग एट असेंबली। फ्रीडम फ्रीडम टू फॉर्म फॉर्म मीटिंग एंड असेंबली। यानी हम जो बोलेंगे वो अकेले में तो बोलेंगे नहीं, और अकेले में बोलने वाला पागल होता है। ठीक है, तो हमें किसी के सामने बोलना है, तो हमें मीटिंग या असेंबली बनाने का भी क्या दिया हुआ है? यहाँ पे फ्रीडम दिया हुआ है। साथ में अगर हम इस मीटिंग या असेंबली का क्या बना दें? एसोसिएशन बनाए, तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। ठीक है, फ्रीडम फ्रीडम टू फॉर्म फॉर्म एसोसिएशन एसोसिएशन एंड यूनियन। ये एसोसिएशन बनाने का हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे फ्रीडम दिया हुआ है। अगला पार्ट की बात करेंगे, डी पार्ट में दिया हुआ है, अगर हम एसोसिएशन बनाएंगे तो हम उस एसोसिएशन को लेके, जैसे कि आपने असम में कोई एसोसिएशन बनाया, तो असम में एसोसिएशन आपने बनाया, तो वो अगर पूरे इंडिया के लिए काम करता है, तो आपको उस एसोसिएशन को लेके पूरे असम में घूमना भी तो पड़ेगा। तो कहने का पूरे असम में नहीं, पूरे इंडिया में घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो एसोसिएशन पूरे इंडिया का है। आई थिंक आवाज मेरी आ रही होगी, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? आवाज
दीजिएगा। चलो मैं आगे जा रहा हूं। तो फ्रीडम यानी जो आपने एसोसिएशन बनाया है, उस एसोसिएशन को लेके आप मूवमेंट भी तो करेंगे, घूमेंगे भी तो फ्रीडम टू मूव, किसमें फ्रीडम टू मूव? तो पूरे कंट्री में फ्रीडम टू मूव। आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम टू मूवमेंट दिया हुआ है, साथ में इसी में आपका दिया हुआ है टू रिसाइड। यानी अगर आप अपने किसी एसोसिएशन को लेके आप बेंगलोर पहुंच गए और फिर वहां पे आपको रुकना है, तो वहां पे अगर रुकने का परमिशन आपको बेंगलोर में कर्नाटक गवर्नमेंट ना दे तो क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल कर्नाटक गवर्नमेंट आपके रेसिडेंस को वहां से नहीं हटा सकती, आप उसको कोई इसमें हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, आपके पास सोल राइट है कि वहां पे आप रिसाइड कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड, ये क्या है आपका? फ्रीडम टू रिसाइड। ठीक है, किसी भी इंडिया के पार्ट में आप रिसाइड कर सकते हो, यानी रह सकते हो। ठीक है, फ्रीडम टू रिसाइड। ठीक है, यहीं पे एक और था आपका ई, जो एफ था। ठीक है, जो एफ था वो था फ्रीडम टू प्रॉपर्टी। अगर वहां पे रहते हो तो आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, फ्रीडम टू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी खरीदने का भी फ्रीडम था। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी जो फ्रीडम था, ये फंडामेंटल राइट में नहीं रखा गया है, ये फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया? कर दिया गया है। और इसको रिमूव करके कहां पहुंचा दिया गया है? तो आर्टिकल 300 और फ्रीडम टू प्रॉपर्टी जो है एक लीगल राइट बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। और ये काम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है आपको, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से 1978 में किया गया है। ठीक है, तो अब ये नहीं है। ठीक, इसमें पहले इसमें 7 हुआ करते थे, अब इसमें 6 ही रह गए हैं। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, फ्रीडम टू रिसाइड लिख देता हूं इसमें आगे में, इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, और ऊपर वाले में भी आएगा इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कंट्री के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हो। फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, किसी भी पार्ट में आप मूव कर सकते हो। लास्ट है इसमें एफ के बाद जी, आपका जी पार्ट है फ्रीडम फॉर एनी प्रोफेशन। यानी अगर कहीं आप जाओ तो वहां पे अपना जीवन कैसे चलाओगे, आप सरवाइव कैसे करोगे, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीडम, फ्रीडम फॉर एनी प्रोफेशन, फॉर एनी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन। फ्रीडम फॉर एनी प्रोफेशन, कोई भी आप प्रोफेशन कर सकते हो, उसका आपके पास क्या है? फ्रीडम है। अब यहां पे देखिएगा, इसे थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई थिंक इतने में किसी को कोई इशू नहीं होगा। देखिएगा, इसे अच्छे से थोड़ा और समझना है कि पहले तो हमें स्पीच देने की, इसे थोड़ा सा ट्रिक, काइंड ऑफ ट्रिक से समझ तो याद हो जाएगा आपको। आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो 19 में हमारे में कितने हमें फ्रीडम दिए हुए हैं? तो 19 के अंदर 6 फ्रीडम दिए हुए हैं। तो 19 में पहले किसका फ्रीडम दिया हुआ है? स्पीच, यानी बोलने का। लेकिन अकेले तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अकेले बोलते हैं तो वो कौन बोलते हैं? अकेले, जो पागल होते हैं। ठीक है, तो स्पीच देने का राइट है, तो किस देंगे? तो असेंबली। तो असेंबली बनाने का भी यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर असेंबली बना ली है तो हो सकता है इसका एसोसिएशन भी फॉर्म करें हम, हो सकता है कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन बनाए। ठीक है, तो एसोसिएशन बनाने का भी हमें क्या दिया हुआ है? राइट दिया हुआ है, एसोसिएशन बनाने का भी राइट दिया हुआ है। साथ में इस एसोसिएशन को इंडिया के किसी भी पार्ट में मूव करा सकते हैं, तो क्या दिया हुआ है? मूवमेंट का भी सोल राइट दिया हुआ है, यहाँ पे मूवमेंट का भी राइट दिया हुआ है। इसके बाद इस मूवमेंट को जब लेके जाएंगे एसोसिएशन, तो कहीं रहना भी पड़ सकता है, यानी कहीं रुकना पड़ सकता है आपको, तो रिसाइड का भी क्या दिया? फ्रीडम दिया हुआ है। अब अगर रिसाइड कर रहे हैं तो वहां पे हम अपने जीवन को कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो रिसाइड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कोई प्रोफेशन करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे अपने जीवन को, जीवन में सर्वाइव करने के लिए। तो ये 6 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 6 काइंड्स ऑफ राइट्स आपके आर्टिकल नंबर 619 के अंदर ही दिए हैं। यहां पे एक राइट और दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन वो राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं आता है। अब वो राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया है। और ये
ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 6 के 6 राइट हैं, क्योंकि ये आपके पार्ट 3 में ही आते हैं। लेकिन 300 ए जो है ये आपका लीगल राइट बना दिया गया है, क्योंकि ये अब आपका किस में आता है, पार्ट 12 के, ठीक है। तो ये लीगल राइट बन गया है 300 ए। तो आई थिंक इतनी बात आपको यहां पे समझ में आई होगी। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर क्या हमें फ्रीडम है स्पीच देने का, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ध्यान रखो, जो फंडामेंटल राइट हैं वो आपके क्वालिफाइड इन नेचर हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी आप हर कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स को अवेल नहीं कर सकते, कुछ ही कंडीशंस में आप फंडामेंटल राइट्स को अवेल कर सकते हो। कुछ कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर आप किसी के खिलाफ किसी को गाली देते हो तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, तो नहीं होगा। यानी फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शंस भी अवेलेबल हैं, आपके भी किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, ठीक है, या खत्म भी किए जा सकते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस भी अवेलेबल हैं। यानी किसी के खिलाफ आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, यानी किसी को गाली नहीं दे सकते, यानी अब्यूज नहीं कर सकते। तो स्पीच यहां पे खत्म हो जाता है अगर आप किसी को अब्यूज करते हो, ठीक है। क्या कोई ऐसी असेंबली बना सकते हैं जो आर्म्स लिए हो हाथ में, यानी आपकी जो है बंदूक वगैरह लिए हो हाथ में, यानी गन्स लिए हो, तो नहीं, ऐसी असेंबली भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। असेंबली बनाने का हमें राइट है, फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट भी हमसे नहीं छीन सकती। लेकिन ऐसी असेंबली नहीं बना सकते जो किसी के अगेंस्ट हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, या किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो, है ना। यानी अगेंस्ट ना हो, अपने रिलीजन को प्रोफेस कर रही हो, अपने रिलीजन का जो है एडवर्टाइजमेंट कर रही हो, दैट्स ओके, लेकिन किसी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा एसोसिएशन बना, कोई ऐसा टेररिज्म टेररिस्ट एसोसिएशन बना सकते हैं, जो आतंकी संगठन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन बनाने का हमें राइट है, लेकिन ऐसा एसोसिएशन हो जो किसी के अगेंस्ट ना हो, ठीक। अच्छा, तो अगर मूवमेंट का हमें राइट है, तो क्या किसी के घर में, किसी के हाउस के अंदर घुस जाएंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, किसी के होम में अंदर घुसते चले जाएं कि हमें तो राइट टू मूवमेंट दिया हुआ है, तो हम किसी के कहीं भी जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हो। तो इसके भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि आप असम से हो, असम से जो लोग होंगे वो थोड़ा सा जानते भी होंगे इस बात को, सारे ही लोग असम से होंगे, है ना। तो आप जानते भी होंगे कि एक ILP काइंड ऑफ चीज चलती है, इनर लाइन परमिट। तो जो आपका एरिया है उसमें आपको ILP से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप ट्रैवल एरिया में मूवमेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मूवमेंट के भी एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई भी राइट आपका एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, यानी हर कंडीशन में आपको राइट दिया जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में आपको आपका फंडामेंटल राइट दिया जाएगा, ये गारंटी करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बात करें रिसाइड, कहीं भी रह सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। जो आपके रहने के लिए चीजें हैं वहीं तो रह सकते हो, किसी के घर को खाली करा के उसमें आप थोड़े ना रह सकते हो, ठीक है। तो रिसाइड की भी परमिशन आपकी एक्सेप्शनल है, वहां पे भी आपके कुछ एक्सेप्शन जो है आपके वर्क करते हैं। प्रोफेशन, क्या कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो? मैं तो ड्रग का जो है ड्रग डीलिंग करूंगा, तो क्या कर सकते हो? आप कहोगे कि मैं सर जो है हॉस्पिटल ओपन करूंगा, लेकिन मेरे पास MBBS या कोई भी डिग्री नहीं है, तो क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपके पास प्रोफेशन भी एक्सेप्शनल है, ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शंस आर देयर। तो इन एवरी फंडामेंटल राइट यू विल फाइंड एक्सेप्शंस, हर फंडामेंटल राइट में आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। हर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, यानी आपको हर कंडीशन में दिया ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। 19 आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है या कोई है तो पूछ सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 19 में 6 आपके काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल रहते हैं। इशू हो तो लाइक यू कैन आस्क, आप पूछिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हो भी। सर हेलो। हाँ जी बोलो। सर ये सब हाँ जी। 19A 19B है कि जस्ट सिंपली ABC है सर? हाँ नहीं, 19A 19B 19 के अंदर ही हैं ये सारे 6, अच्छा। ठीक है। और कोई किसी को इशू आ रहा है, पूछो, क्वेश्चन पूछोगे तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। कोई भी इशू है, कहीं पे भी इशू है, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से पूछो। अंकिता समझ में आया? बताओ भाई।
चलो ठीक है, तो हम आगे चल। भाई क्या कौन पूछ रहा है, पूछो भी। इफ यू लाइक, इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक ओपन योर माइक, तो चैट में भी डाल सकते हो, चैट में मैं देख लेता हूँ, ठीक है। कोई इशू हो तो चैट में डाल दो, किसी को पूछना है। आपको एकदम से जल्दी से ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर ये स्क्रीन हटा देता हूँ, फिर मैं चैट नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। मैं बस 5 सेकेंड्स कर रहा हूँ, चैट में कुछ भी पूछना है जल्दी से पूछो, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। चलो ओके, लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो तो देखते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इतनी तो जो हमने चीजें आपको बताई हैं 6, ये तो आती ही आती थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना एडॉप्ट किया था 1950 में। लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो टाइम टाइम इस आर्टिकल 19 को एक्सपेंड करता गया है, और आज आर्टिकल 19 में बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। क्या क्या आर्टिकल 19 में और इंक्लूड किया गया है, ये आपसे पूछा जाता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, आर्टिकल 19 जो एक्सपेंड किया गया है उसमें क्या क्या आता है। पहले तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिलेटेड टू, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिलेटेड टू, फ्रीडम ऑफ प्रेस किससे रिलेटेड है। तो याद रखना है आपको, फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 19 से। यानी प्रेस जो होती है, यानी आपकी मीडिया जो होती है, वो क्या करती है, वो किसी दूसरे के जो स्पीच होते हैं, वो उन स्पीचों को लेके अपने टेलीविजन पे टेलीकास्ट करती है या न्यूज़पेपर में छापती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वो किसी ना किसी के स्पीच को ही तो एक्सप्रेस कर रही है। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस भी किसके अंडर में आ जाएगा, तो आर्टिकल 19 में ही ये भी फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाएगा। एक और इसमें आता है फ्लैग। जो फ्लैग होता है आपका, या नेशनल फ्लैग ले लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं। टू अनफर्ल दी नेशनल फ्लैग, यानी नेशनल फ्लैग आप की स्वतंत्रता, यानी नेशनल फ्लैग को फ्रीडम है कि आप नेशनल फ्लैग को अनफर्ल करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो है देश के लिए अपने या इंडिया के लिए अपने इमोशंस को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम फ्लैग को फ्लैग को नेशनल फ्लैग को लेके क्या कहते हैं कि जो है हम अपने इंडिया को लव करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप नेशनल फ्लैग को अपनी गाड़ी में लगा के या अपने घर में लगा के क्या शो करना चाहते हैं कि हम इंडिया से लव करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप अपने इमोशंस को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में ही आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल, ये भी आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आ जाएगा। तो अगर फ्लैग को अनफर्ल कर रहे हैं आप, उस करा रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा आपका। साथ में यहाँ पे याद रखना है तीसरा, फ्री एडवर्टाइजमेंट। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो क्या है, वो आप अपने एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ऐसा है, ये कर देता है, इतना विटामिन बढ़ जाता है, कॉम्प्लेन पियोगे तो आप 10 फीट के हो जाओगे। तो क्या कह रहे हो आप, वादे ही तो कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपने उसको। तो फ्रीडम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इसमें आता है। एडवर्टाइज करने का भी फ्रीडम है, एडवर्टाइजमेंट फ्रीडम है, ठीक है। याद रखने हैं ये, साथ साथ में याद करते जाओ, बाद के लिए रखोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आपको याद नहीं होंगे जल्दी, ठीक है। 4th की बात करेंगे तो राइट टू नो, एक और फ्रीडम है हमारे, राइट टू नो। यानी अगर आप किसी चीज को जानेंगे नहीं तो उसे एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने कोई स्पीच को बना रहे हैं, आप इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इन्वायरमेंट के जानने के लिए कोई भी राइट नहीं है, यानी आप किसी भी किताब को इन्वायरमेंट की पढ़ नहीं सकते, आप कहीं से कोई भी इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या आप स्पीच दे सकते हैं इन्वायरमेंट पे, ये पॉसिबल नहीं है। यानी एक्सप्रेशन के लिए, स्पीच के लिए आपको जानना भी जरूरी है। तो राइट टू नो भी किसमें आएगा, आर्टिकल 19 में ही आएगा, ठीक है। इसी आर्टिकल 19 में आपका एक और पॉइंट आता है, राइट टू मूव टू फॉरेन कंट्री, मूव टू फॉरेन कंट्री, यानी किसी विदेश में जा सकते हो आप,
फॉरेन कंट्री, किसी विदेश में जा सकते हो आप, राइट टू मूव टू फॉरेन कंट्री। ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सपेंड किया है और ये वाले राइट्स जो है किसमें डाले हैं, तो ये आर्टिकल 19 के ए पार्ट में इंक्लूड किए, जो आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसी में इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखते हैं। तो आई थिंक पीछे तक हमने 5 कर दिए थे, हाँ 5 कर दिए थे। तो छठा देखो, इसमें याद कर लेना इन्हें, अभी यहाँ पे मैं एक बार और यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो सर 5 वाला पॉइंट और एक बार दिखा देते तो। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। राइट टू साइलेंट, आप अगर बोल सकते हैं तो आप चुप भी रह सकते हैं, साइलेंट भी रह सकते हैं, ये भी राइट आपका दिया हुआ है आपको। किसमें किसमें दिया हुआ है, तो आर्टिकल 19 में, राइट टू साइलेंट, साइलेंट यानी चुप रह सकते हैं आप, ये भी आपके पास क्या है, राइट है। यानी बोल भी सकते हैं, साथ में चुप भी, शांत भी रह सकते हैं, ठीक है, राइट टू साइलेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, तो राइट टू साइलेंट यानी चुप भी रह सकते हैं आप, बोल भी सकते हैं और चुप भी रह सकते हैं, ये भी आपके पास राइट है। सेवंथ राइट देखो यहाँ पे आपके पास है, जो आपका कंटेस्टेंट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन का राइट, राइट टू नो अबाउट कंटेस्टेंट, राइट ऑफ वोटर, राइट ऑफ वोटर टू नो अबाउट, टू नो अबाउट कंटेस्टेंट। जो कंटेस्टेंट है आपकी, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो भी एमपी या एमएलए के पोस्ट पे खड़ा हुआ है, जो जीतेगा बाद में या नहीं जीतेगा, लेकिन आप उसे वोट करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंटेस्टेंट है उसे वोट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानने का राइट है कि वो कोई टेररिस्ट तो नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आपके लिए घातक हो, आप उसे चुन लें, अपना एमपी बना लें, या एमएलए अपना जो है उसे आप इलेक्ट कर लें, तो ऐसा नहीं है। राइट ऑफ वोटर टू नो अबाउट कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट में आप कंटेस्टेंट के बारे में जानो, ये भी आपके पास क्या है, एक राइट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट्थ वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्थ वाले में आपके में बोला गया है कि आपको प्रोटेस्ट करने का राइट है। क्या राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं, राइट टू प्रोटेस्ट, यानी राइट टू प्रोटेस्ट है आपके पास, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसके लिए आपके पास क्या राइट है, क्या है, राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट है। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्ट्राइक है ना, आप क्या नहीं कर सकते, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्राइक में क्या होता है कि आप सब कुछ बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इतनी बात यहां पे क्लियर हुआ होगा आपको, हुआ है नहीं हुआ है। स्ट्राइक एंड हड़ताल, आई थिंक हड़ताल पता होगा सभी को, स्ट्राइक एंड, सर लेकिन स्ट्राइक तो करते हैं कभी कभी, पकड़ लीजिए बैंक में भी स्ट्राइक करते हैं, काम नहीं करते हैं तो। हाँ स्ट्राइक करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो उसके लिए आपके ऊपर जो है एक्शन ले सकते हैं क्या? एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक्शन नहीं लेगा। अगर हड़ताल कर रहे हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट जो है एक्शन ले सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं आप तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट जो है एक्शन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, स्ट्राइक और हड़ताल क्या होता है, जैसे कि एक बैंक एम्प्लॉइज हैं, वो बैंक के सामने बैठ गए आके, ठीक है, बैंक जो बंद कर दिया उन्होंने, बैंक के सामने बैठ के अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो इसी का मतलब क्या हो गया, स्ट्राइक। एक होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, भारत बंद, भारत बंद इस तरह से लिखा जाता है, भारत बंद होगा, है ना, सुना है किसी ने, नहीं सुना है, या फिर जानते हो? हाँ सर सुना है। सुना है सर। सुना है ना, तो बताओ भारत बंद हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है? चक्का जाम वगैरह वगैरह करते हैं, तो ये भी आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बंद का मतलब है हम अपना तो काम जो हम करने जा रहे हैं, जैसे बैंकिंग में, रेलवे में काम करने जा रहे हैं, तो हम तो करेंगे ही नहीं और दूसरे लोगों को भी नहीं कर रहे हैं, का मतलब होता है बंद,
ठीक है, भारत बंद का ये वर्ड यूज करते हैं। और स्ट्राइक का मतलब होता है कि खुद का काम नहीं करेंगे, दूसरों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना शांति में जाके किसी भी पार्क में या ऐसी जगह में जहां पे कोई लोग का कोई भी परेशानी ना हो, किसी को वहां पे जो है प्रोटेस्ट जाके कर सकते हैं। तो ये राइट टू प्रोटेस्ट है। इसमें जो तीनों वर्ड हैं आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। बंद करने का और हड़ताल करने का आपके पास स्ट्राइक करने का फंडामेंटल राइट नहीं है, बट यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। धरना कर, प्रोटेस्ट कर सकते हो। ठीक, चलें आगे। तो ये आपका आर्टिकल नंबर कंप्लीट 19 हो जाता है। ये है पूरा आर्टिकल नंबर 19। अब हम आर्टिकल नंबर 20 की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर यहां तक और नहीं तो हम मूव करते हैं आगे। जल्दी बोलिएगा, मैं शुरू करूं। सेकंड, सर राइट टू मूव फॉरेन हाँ, कंट्री वो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि आपको फॉरेन कंट्री में जाना है तो क्या सरकार रोक सकती है आपको फॉरेन कंट्री में जाने से? तो नहीं, क्योंकि आपके पास उसका फंडामेंटल राइट है, नहीं रोक सकती। लेकिन क्या कभी नहीं रोक सकती? बिल्कुल रोक सकती है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट आपके क्वालिफाइड हैं। फंडामेंटल राइट जो है आपके वो क्वालिफाइड इन नेचर हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर उन फंडामेंटल राइट के लिए क्वालिफाई नहीं है तो भी वो आपको मिलेंगे। यानी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट वो चीज होती है जो हर कंडीशन में आपको दी जाती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट, क्वालिफाइड इन नेचर है। जैसे कि हमारा किसी से युद्ध हो रहा है और आप उस देश में जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से वॉर हो रही है और पाकिस्तान में आप जा रहे हैं, तो आपको रोका जाएगा, है ना। और भी बहुत सारी कंडीशंस पे आपको रोका जा सकता है। ठीक, तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव कर सकते हैं। ये हमें फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम टू मूव टू फॉरेन कंट्री, यानी जा सकते हैं किसी भी कंट्री में। ये आपको राइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में आपको ये राइट अवेलेबल हो, मैक्सिमम केसेस में अवेलेबल रहता है। ठीक है, बताओ भाई, कोई इशू? नहीं सर, समझ में आया। ओके देन, चलो ठीक है। आगे हम लोग करते हैं पार्ट जो है आपका आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 20 की यहाँ पे बात करते हैं। आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है आपके में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। इसमें 3 पार्ट हैं इसके। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अच्छा, कन्विक्ट कब किया जाता है किसी भी व्यक्ति को? आप इसमें समझेंगे नहीं तो यू कांट लाइक डेसिफर दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा अगर आप इसे समझेंगे नहीं, तो ध्यान से समझिएगा, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, तो आपको अगर कोई आप जो है अपराध कर देते हैं, कोई आप जो है अपराध कर देते हैं, तो आपको कहां लेके जाया जाता है? जब कोई आप जो है ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है कहां पे? जो है आपका पनिशमेंट आपको दिया जाता है कोर्ट के अंदर। ठीक है, कोर्ट के अंदर आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो जब आपको पनिशमेंट दिया जा रहा हो, जब आपको पनिशमेंट दिया जा रहा हो, जब आप कोर्ट में हो और आपको जज जो है वहां के आपके जज जो हैं, जज साहब आपके क्या दे रहे हो? आपको पनिशमेंट दे रहे हो। उस टाइम पे आपके पास आर्टिकल 20 से रिलेट करके आपको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। जब आप कन्विक्ट हो और आपको क्या दिए जा रहे हैं? आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तब आपके पास 3 आपके राइट्स होते हैं, वो आपको समझना है। यानी आप कोर्ट में जज के सामने बैठे हुए हो, इन फ्रंट ऑफ जज, और आप क्या दे रहे हो? आप जो है आपके खिलाफ जो है पनिशमेंट जज वाला है, तो क्या क्या आपके पास प्रोटेक्शन है, समझना जरा। पहला प्रोटेक्शन आपका ये है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो लॉज। फ्रॉम एक्स फैक्टो लॉज। ठीक है, मैं ये सारे एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं तीनों लिख देता हूं क्या क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं, फिर मैं एक एक करके 3 के तीनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे तो हमें दिया गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन फ्रॉम
फ्रॉम डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। ठीक है, तीसरा इसी में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, थर्ड इज तो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। अब एक एक करके मैं अगले पॉइंट पे समझाता हूं आपको प्रोटेक्शन फैक्टो लॉस क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो लॉज। तो समझना जरा इस बात को कि आज आपकी डेट है, क्या डेट है आज आपकी, आज आपकी डेट है वो 22 जुलाई, 22 जुलाई। मान लो 22 जुलाई को जो है डेट है आज, और 23 जुलाई को जो आपकी लेजिस्लेचर है वो एक लॉ बना देती है। क्या लॉ बना देती है कि आज से कोई भी मोबाइल नहीं चलाएगा, नो वन विल यूज मोबाइल, नो वन विल यूज मोबाइल। और अगर कोई मोबाइल यूज करता है तो उसे 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, 5 साल का इम्प्रिजन दिया जाएगा, और साथ में उस पे 1 लाख जो है फाइन पड़ेगा, 1 लाख फाइन पड़ेगा, 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। तो बड़ा कर दिया काफी मैंने, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। ठीक है, तो 23 जुलाई को आपका लेजिस्लेचर जो है क्या बनाता है, एक लॉ बनाता है। जो लॉ क्या है आपका कि नो वन विल यूज मोबाइल इफ एनीवन विल फाइंड दैट ही इज और शी इज यूजिंग मोबाइल। अगर कोई भी मोबाइल को चलाते हुए पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसे 5 साल का कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, साथ में उसे 1 लाख रुपए आपके फाइन किए जाएंगे। लेकिन आज है आपकी कितनी जुलाई, 22 जुलाई है। तो अगर क्या कोई आज अगर मोबाइल चला रहा है तो क्या उस पे ये आपके क्या ये आपके जो आपके इम्प्रिजनमेंट है या जो फाइन है वो पड़ेगा? तो आंसर होगा नो, क्योंकि जिस दिन लॉ बनेगा उस दिन के बाद से आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। यानी कोई भी पनिशमेंट आज अगर लॉ बना है और उसके लिए अगर आपने वो काम कल किया था पास्ट में किया था, उसके लिए आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी। आई थिंक ये समझ में आया होगा मे बी। तो ये यहां पे पहला पॉइंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो लॉज, यानी जो पहले कानून बने हैं उनके लिए, या बाद में कानून बन रहे हैं और हमने काम वो पहले कर दिया, उसके लिए अब हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। किसी को कोई इश्यू इसमें समझना थोड़ा सा क्रिटिकल, लेकिन सिंपल है, इतना टिपिकल भी नहीं है। अगर कोई इशू है जल्दी से पूछो, नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम। कोई भी इशू है जल्दी से पूछो। सर कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे रिलेटेड हो गया सर ये? हाँ मतलब कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे रिलेटेड हो गया, मतलब ये कन्विक्ट के साथ Expect ऐसे loss. रिलेटेड हो गया, कन्विक्ट के साथ ऐसे रिलेटेड हो गया कि आपको पनिशमेंट सुनाया कहां जाएगा, जुडिशियरी में। आप कन्विक्ट ही तो हो। आपने अगर उसने बोला कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना है और आपने मोबाइल यूज कर लिया तो आप कन्विक्शन होगा आपका, फिर नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ यानी हाँ। आपको पनिशमेंट सुनाया जाएगा ना, तो आप कन्विक्ट हो ना, आपको कन्विक्शन किया जा रहा है आपके साथ इन कोर्ट, ओके कन्विक्शन ओके किया ओके जाएगा हाँ। कि आपको कितना फाइन देना है और जो है कितने साल का आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। तो ये कन्विक्शन हो रहा है आपके साथ इन कोर्ट, ये पनिशमेंट सुनाया जा रहा है। तो जब सुनाया जा रहा है तो आप कहोगे कि ये 23 जुलाई को ये लॉ बना था और हमने जो किया था, मोबाइल चलाया था, वो 22 जुलाई तक चलाया था, 23 जुलाई को नहीं चलाया था, तो हमें पनिशमेंट ना दिया जाए। व्हाट इट? ओके सर, ओके 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 सर, हाँ। ओके, किसी और का कोई इशू जल्दी से बताओ। ओके, मैं मूव कर रहा हूं आगे। सेकंड देखो जरा, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझना। वैसे इतना भयंकर काइंड ऑफ नहीं है कि समझ ही नहीं सकते सर हम, ऐसा नहीं कहोगे। ठीक है, सेकंड आ जाओ। सेकंड की बात है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन
ये तो सिंपल है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। यहां पे प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही अपराध को करने के लिए दो बार आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी का पेन चोरी कर लिया, या किसी के जो है आपने मनी को चोरी कर लिया। आपने जो मनी को चोरी किया, मान लो उसके लिए आपको 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिल गया और आपसे 10,000 रुपए ले लिए गए, ठीक है। ये आपके ऊपर एक बार जो है पनिशमेंट आपको दे दिया गया, ठीक है। आपने जो मनी चुराया था, चोरी की थी, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल गया कि आपको 5 साल की हो गई सजा, 5 साल का आपका हो गया सजा, और साथ में आपको 10,000 रुपए वहां पे दे दिए, ले लिए गए आपसे 10,000 रुपए ले लिए गए, तो ये पनिशमेंट हो गया आपका। जैसे कि आज ये 22 जुलाई को ये पनिशमेंट मिला है, तो क्या इसी चोरी के लिए जो आपने मनी की चोरी की है, 22 जुलाई को जो इसका मिल गया है आपको जो पनिशमेंट, क्या फिर भी 25 जुलाई को या फिर आगे कभी पनिशमेंट फिर दोबारा मिल सकता है सेकंड टाइम? तो आंसर होगा नो, आंसर होगा नो। यानी एक ही अपराध के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए, अगर आपने एक ऑफेंस किया है तो उसके लिए 2 टाइम्स आपको पनिश नहीं किया जाएगा, 1 टाइम पनिश किया जाएगा। 2 टाइम्स पनिश नहीं किया जा सकता, 1 पनिशमेंट दिया जा सकता है किसी भी आपके ऑफेंस के लिए। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, आई थिंक समझ में आया होगा। कोई इशू है इसमें? यू कैन आस्क, देन आई विल लाइक मूव फॉरवर्ड। सर हाँ बोलो। तो फिर एक बार मतलब एक बार कुछ ये करने के बाद जो पनिशमेंट देगा, वही काम अगर बाद में करे तो मतलब वो तो गलत है ना, कि नहीं, कोई मैं समझ पनिशमेंट गया, नहीं मिले। क्या पूछ रही हो। आ, मैं समझ गया कि आप कह रही हो कि सर एक बार तो उसने चोरी पैसे की, और 5 साल जो है उसने जेल हो गई, उसे प्रिजन हो गया, और 10,000 रुपए, तो अगर ये दोबारा चोरी करेगा तो क्या फिर से नहीं मिलेगा? तो वो दोबारा वाली चोरी के लिए मिलेगा, फिर से मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जो ये चोरी की थी उसने, उसके लिए नहीं मिलेगा। अब अगर अब अच्छा, दोबारा करेगा तो दैट इज सेकंड ऑफेंस। नहीं समझे बात को आप? जी जी अभी समझ। हाँ हाँ, अगर आपने एक बार चोरी की है तो एक बार पनिशमेंट मिल जाएगा उसके लिए। फिर अगर आप दोबारा चोरी किए हो तो दोबारा वाली चोरी के लिए पनिशमेंट मिलेगा। इस पहली वाली चोरी के लिए आपको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा। इट कांट बी लाइक फॉर सेकेंड टाइम। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ गए नहीं समझे? जल्दी बताओ फिर हम आगे चलें। किसी को कोई इशू है जल्दी जी से सर बताओ। ठीक। ओके ओके, चलो। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसे वैसा इतना वो भी नहीं है हार्ड। अगर समझोगे कायदे से सुन के तो यू कैन लाइक इजिली गॉट इट। तो थर्ड टाइप है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कोई क्या सेल्फ इंक्रिमिनेट हो सकता है। सेल्फ इंक्रिमिनेट का यहां पे प्रूफ है, मतलब है कि क्या आप जो आपने ऑफेंस किया है उसके लिए प्रूफ आप कोर्ट को खुद से दोगे। आप अपने ऑफेंस के लिए, यानी अपने जो भी आपने अपराध किया है, ऑफेंस किया है, उसके लिए क्या आपको खुद प्रूफ देने के लिए क्या फोर्स किया जाएगा? यानी आपने अगर चोरी की है तो क्या जो कोर्ट है, जो आपके जज साहब हैं, वो आपसे कहेंगे कि आप ही जो आपने चोरी की है उसके लिए आप ही प्रूफ लेके आओ हमें हमारे सामने? ऐसा कोई करेगा नहीं। पहली बात तो अपनी चोरी के लिए खुद ही प्रूफ लेके पहुंच जाए, पहली बात तो करेगा नहीं। लेकिन अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। यू कांट फोर्स टू गिव प्रूफ फॉर योर ओन ऑफेंस, है ना। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप क्या दो, प्रूफ दो अपने ही ऑफेंस के लिए इन कोर्ट। दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ मूवीज में दिखाया जाता है कि वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका जो वो पॉलीग्राफी होता है, आई थिंक पॉलीग्राफी किसी ने सुना होगा। पॉलीग्राफी पॉलीग्राफी तो पॉलीग्राफी में क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारी जो है वो मशीन लगा देते हैं मेडिकल की, और आपसे आपसे कहते हैं बोलो कि आपने ये किया या नहीं किया है।
फिर उसमें जो है आपकी हार्ट बीट देखते हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हो, यानी झूठ आप बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ठीक है, तो उसे देखते हैं कि अगर आप झूठ बोले तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी और उसमें जो मशीन्स है मेडिकल की उसमें आ जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं यानी आपने ये काम किया है। तो पॉलीग्राफी क्या करना पॉसिबल है, यानी किसी से झूठ बुलवाना और उसको जो है रिकॉर्ड करना उसमें आपके मेडिकल मशीन्स में, ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है, पॉलीग्राफी नहीं कर सकते। ये मूवीज में ही होता है, वो बहुत सारी चिमटियां वगैरह, वो बहुत सारी क्लिप्स वगैरह लगा देते हैं हाथों में, कानों में, पैरों में, हर जगह लगा देते हैं और मशीन पे देखते हैं फिर, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या करते हैं आप, व्यक्ति से जो ऑफेंस जो आपका कन्विक्ट है उससे आप खुद से प्रूफ मांग रहे हैं कि आपने किया है या नहीं किया है। साथ में एक और आपने सुना होगा नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में क्या करते हैं, नारकोटिक्स में आपको जो है नशीली चीज पिला देते हैं, कुछ भी जो है जो नशा अनकॉन्शियस कर देगा आपके दिमाग को, फिर आपसे कहते हैं, आपसे पूरा इस तरह कहेंगे कि आपने ये किया था, वहां पे आप गए थे, तो आप थोड़े नशे में होंगे, तो हो सकता है हाँ या ना करते रहें आप नशे में, क्योंकि हो सकता है नशे में आप सच बोल दें। तो नारकोटिक्स से भी क्या कर रहे हैं आप, उसी कन्विक्ट से ही आप क्या ले रहे हैं, प्रूफ्स ले रहे हैं। तो नारकोटिक्स भी नहीं कर सकते, कांट लाइक यू कांट डू नारकोटिक्स। लेकिन एक टेस्ट होता है जो सुना होगा आपने, डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए भी आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ही आता है। डीएनए जाता है कि आपने किया है या नहीं किया है। तो अगर किसी सेक्सुअली असॉल्ट होते हैं तो उनका डीएनए बहुत काम आता है कि सेक्सुअल आपने सेक्स फिजिकल रिलेशन किया है या नहीं किया है, इसके लिए डीएनए लिया जाता है। तो ये भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ही आता है, क्योंकि डीएनए लेके क्या कर रहे हो आप, उस खुद प्रूफ ले रहे हो कि आपने ऐसा किया है नहीं किया है, ठीक है। तो डीएनए सेल्फ इंक्रिमिनेशन में जरूर आता है, लेकिन डीएनए किया जा सकता है, ठीक है, डीएनए किया जा सकता है। कि मैं आपको पहले ही बताया था, फंडामेंटल राइट्स आपके एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, यानी इसमें एक्सेप्शंस अवेलेबल होंगे। तो डीएनए एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कि डीएनए किया जा सकता है। और आपसे पूछा जाता है डीएनए कब से जो है आपका राइट में रख दिया गया है, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन में डीएनए किया जा सकता है, ऐसा कब से हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो एक केस हुआ था सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य, कर्नाटक स्टेट। तो इसमें सेल्वी वर्सेस कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट। तो सेल्वी वर्सेस 2010 में ये केस हुआ था। तो 2010 के बाद हमेशा जो है क्या, डीएनए आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आता है और डीएनए है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सेल्वी वर्सेस कर्नाटका स्टेट 2010 के जो आपके जो कोर्ट केस था उसमें ये बोला गया है इसके द्वारा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ये हमारे आर्टिकल आज 19 और 20 ही हो पाया, क्योंकि 19 बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। अगली क्लास में, आज तो हम यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए, और आई थिंक फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएंगे अगली क्लास में, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह। और किसी को यहाँ तक कोई इशू है देन पूछ लीजिए आप, कोई भी इशू हो। बोलो भाई। 19 सर एंड एक 20 क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अगर कोई खुद से बोल दे कि इसने ये गलत काम किया तो उसका पनिशमेंट क्या कम हो सकता है? नो नॉट एट ऑल, पनिशमेंट कम नहीं होगा। ठीक है। पनिशमेंट कम कराने के लिए आप प्रेसिडेंट के पास जाओ। आर्टिकल नंबर 72 दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट आपको पार्डन कर सकता है, ठीक है। कोई भी आपने अगर जो है ऑफेंस किया है उसके लिए पनिशमेंट को कम करना या पनिशमेंट को पूरा खत्म करना, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। गवर्नर के पास भी पावर है, दोनों के पास है। हाई कोर्ट में हो तो गवर्नर के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट में हो तो प्रेसिडेंट के पास जाओ। ठीक है सर। प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। और किसी को कोई इशू है, कोई क्वेरी है related to our course, related to any topic, related to questions, anything else? बताओ भाई। नो सर। ओके देन, सबको समझ आ गया, कोई इशू नहीं है ना। नोट्स में ये सोच रहा हूँ कि नोट्स आप लोग बनाते चले जाना प्रॉपर, क्योंकि इसको बाद में पढ़ना इज अ काइंड ऑफ लाइक हेडेक, बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा बाद में पढ़ना इन सारी चीज़ों को
साथ में करते चले जाओ, नोट्स प्रॉपर बनाते चले जाओ। एक ही बार आपको काम करना है। आपको क्या करना है, मेरी क्लास का क्या करना है कि आपको प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, बस कुछ नहीं करना है, रिवीजन वगैरह कुछ नहीं करना है। बस अगर आप एक बार नोट्स बनाओगे तो आई थिंक उसमें रिवीजन होता ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। बाकी आप मेरी क्लास अटेंड करो और प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो। मैं नोट्स भेज भी देता हूँ, आपको मिल जाते होंगे इस एप्लीकेशन पे, और साथ में हम लोग क्लास भी करते हैं। तो इस तरह आप चलते चले जाओगे तो आपका आसानी से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल रीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना है ना, उससे आपको डेप्थ पता चलेगी कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो आता है क्वेश्चन में, वो आपका पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है क्या, या सर कुछ और ही करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी हम पे ट्रस्ट होगा तभी, और ज्यादा अभी तो है मान लेते हैं, लेकिन तब और ज्यादा हो जाएगा कि हाँ भाई यही आ रहा है, ठीक है। ओके, to our next session tomorrow.